Today we will start with a new chapter, gravitation. What is gravitation? The study, effects, and the analysis related to gravitational field and forces in surrounding of masses and earth. This is known as your gravitation. Basically, the concept of gravitation given by Newton in his famous experiment when he was sitting beside a tree and he saw a falling apple. उन्होंने देखा कि एक एप्पल जो है वो ग्राउंड की तरफ फॉल किया. नाउ फ्रॉम हिज ओन स्टडीज ही न्यू कि कोई भी बॉडी नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है. और उन्होंने देखा कि जो एप्पल जो है वो ग्राउंड की तरफ फॉल किया, इट मीन्स एप्पल के ऊपर एक नेट फोर्स लगा होगा जो कहाँ पे लगा होगा, टुवर्ड द ग्राउंड. उन्होंने उस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. सो शुरू कहाँ से हुआ ये? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. In his law, he stated that if there are two different masses, let's say for example you have one mass m1 and another mass m2, which is at some separation from m1, m2. So जो m2 वाला मास है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. किसकी वजह से लगेगा? m1 की वजह से. तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. This force is directly proportional to the product of the two masses m1 into m2. दूसरा, this force between 2 and 1 is inversely proportional to the square of the separation between the two masses. It means m1 और m2 के मास के बीच में अगर सेपरेशन r था तो जो फोर्स है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल आएगा. ठीक है. अगर मैं इन दोनों लॉज को कंबाइन करूं तो मैं बोलूंगा मेरा जो फोर्स आया दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r². और जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा. उस कांस्टेंट को मैंने लिखा g और मैंने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कितना लिख दिया? कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r². दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये वाला जो फोर्स जो होगा ना ये हमेशा किस नेचर का होगा? हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज attractive in nature. attractive in nature का मतलब क्या है कि मास m1 m2 के ऊपर जो फोर्स जो लगा रहे वो कहाँ पे लगाएगा? खुद की डायरेक्शन में और along the line joining the two masses. So this will be the force which will be experienced by second mass due to 1. Similarly मास m1 के ऊपर एक फोर्स लगेगा m2 की वजह से. कैसे? बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट किए तो पहली बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो मास m1 विल आल्सो एक्सपीरियंस सम फोर्स व्हिच विल बी गिवन बाय फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दीज टू फोर्सेस विल बी डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस. दोनों के बीच में ब्लू कलर वाली लाइन थी ना, इमेजिनरी लाइन. सो जो फोर्स जो लगे वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगे. समझ में आई बात? सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे इस g को हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. This is your gravitational constant whose values come out to be, और इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देते हैं. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड g की वैल्यू जो आती है इट कम्स आउट टू बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट इसकी आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². ठीक है. दिस इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Now moving ahead, let us see what are the limitations of the Newton's law of gravitation. इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो ये था that it is only valid for point masses. क्या? लिखो, this law is only valid. This law is only valid for point masses. पॉइंट मासेस का मतलब क्या है
कि जो भी आपके मास है उसका डायमेंशन जो है, मास का डायमेंशन अपने सराउंडिंग के डायमेंशन से नेग्लिजिबल है, सराउंडिंग के डायमेंशन के रिलेटिव में क्या है, बहुत बहुत छोटा, जिसकी वजह से आप मास की पूरी डायमेंशन ना मान के उसको एक पॉइंट मास मान सकते हो। अगर आपके पास पॉइंट मास ना हो के एक्सटेंडेड बॉडीज हैं, फॉर एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या है, एक बॉडी जिसकी डायमेंशन जो है वो उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में बड़ी हो। फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज दिस लॉ कैनॉट बी डायरेक्टली यूज्ड। अगर मैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से बोलूं, जो मैंने पहला लिमिटेशन जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि अगर एक मास था आपके पास m1 और दूसरा मास था m2 और दोनों के बीच में जो सेपरेशन जो था दैट सेपरेशन वाज r, देन यू विल से दैट मास m1 एंड m2 बोथ ऑफ देम विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, एंड दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स F विल बी गिवन बाय g into m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो हमने लिख दी। यहाँ पे मैंने दोनों मासेस को क्या ड्रॉ किया है, पॉइंट मास। अगर ऐसा ना हो के आपके पास जो मास था वो मान लो एक ऐसी रॉड होती, ठीक है, ऐसी एक रॉड है और रॉड से किसी भी पॉइंट पे एक आपके पास दूर एक दूसरा मास है m2 और जो आपकी रॉड है, रॉड का मास है m1 और रॉड की लेंथ गिवन है l। से फॉर एग्जांपल रॉड की लेंथ कितनी गिवन है आपको, l। अगर मुझे इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, सो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आप बोलोगे कि इस मास m1 का मैं सेंटर ऑफ मास निकाल लूँ। वो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, l/2 डिस्टेंस पे होगा अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और m2 से इसका डिस्टेंस अगर r है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r plus l/2। and you will say that the gravitational force between these two masses will be equal to g times m1 into m2 upon r plus l/2 का होल स्क्वायर। ये चीज कहना गलत है। क्यों? क्योंकि मास m2 से अगर मैं किसी भी वेरिएबल डिस्टेंस पे जाऊं, मास m2 से मैं किसी भी डिस्टेंस पे गया, x डिस्टेंस पे गया, और x डिस्टेंस पे जाके जब मैंने dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, सो उस एलिमेंट का डिस्टेंस आपके गिवन मास से कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो इन दैट केस यू कैन नॉट डायरेक्टली एज्यूम अ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हो तो वो गलत होगा। बात समझ में आई? सो आप उस केस में क्या करोगे, इन सच केसेस व्हाट यू विल डू, कि यहां से हम इंटीग्रल टेक्निक यूज करेंगे, और हमारा जनरल फॉर्मुलेशन क्या होगा वहां पे, कि मान लो अगर आपके पास एक कोई भी रैंडम शेप बॉडी है, रैंडम शेप बॉडी से दूर कोई एक आपके पास मास था, रैंडम शेप बॉडी से दूर से फॉर एग्जांपल आपके पास जो मास है वो मास m2 है, और जो आपके पास रैंडमली शेप बॉडी थी उसका मास है कैपिटल M1। सो हम क्या करेंगे, m2 से किसी भी रैंडम डिस्टेंस पे जाएंगे, r वेक्टर पे गए, r वेक्टर पे जाके आपने एक छोटा सा एलिमेंटल मास लिया, और उस छोटे से एलिमेंटल मास को हमने लिखा क्या, dm। इस एलिमेंटल मास के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया। वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो वो टुवर्ड्स m2 की डायरेक्शन लगेगा, और वो फोर्स कितना आएगा, df। नाउ आई कैन एज्यूम कि हमारे पास मास m2 तो ऑलरेडी एक पॉइंट मास गिवन था, और मैंने एलिमेंटल मास dm भी क्या माने, पॉइंट मास मान लिया। दो पॉइंट मासेस के बीच में जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है fg, वो कितना लगता है, g इंटू m2 इंटू dm अपॉन r स्क्वायर। एंड सिंस आपका एलिमेंटल मास था इसलिए हमारा फोर्स भी क्या आएगा, छोटा सा फोर्स आएगा df। बात समझ में आई? फोर्स भी कितना आएगा, df। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का था, ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का था, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, फोर्स साथ में क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। इसलिए हम आगे देखेंगे कि फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इतना मैग्नीट्यूड आया। अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके आपको मास m1 और m2 के बीच में लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल जाएगा। समझ में आया? मास m1 और m2 के बीच में लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पता चल जाएगा। सो वी विल राइट डाउन अ नोट, क्या लिख लेंगे हम, फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज, फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज
Newton's law of gravitation can be applied by taking small elements in extended body and integrate the expression of force ऑन एलिमेंट. फोर्स किस पे निकाला हमने? एलिमेंट पे निकाला. और इसको इंटीग्रेट कहाँ पे करेंगे? ओवर दी होल बॉडी. तो आपको क्या पता चल जाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस से you were given a uniform rod having a total mass m and the length of the rod is capital L. गिवन कि इस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है. ठीक है. मेरे पास यहाँ से इसके राइट एंड से डिस्टेंस x पे एक पॉइंट मास स्मॉल m गिवन है. ठीक है. इस स्मॉल m और रॉड के बीच में मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. सो मुझे ये बात तो पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स में इसका सेंटर ऑफ मास एज्यूम करके जो निकालूंगा वो गलत होगा. ठीक है. सो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? इंटीग्रल टेक्निक. सो फॉर दैट इंटीग्रल टेक्निक व्हाट आई विल डू कि मैं अपने गिवन मास m से किसी भी रैंडम डिस्टेंस x पे गया और x पे जाके मैंने dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया. x पे जाके dx विड्थ का एक छोटा सा क्या लिया? एलिमेंट. लेट द मास ऑफ दिस एलिमेंट is dm. Now this mass of the element will be given by mass per unit length of the rod into length of the element. यहाँ पे लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड. मास कितना है रॉड का? m. और उसकी लेंथ कितनी है? n. सो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m/l into dx will give you the mass of the element dm. dm क्या रिप्रेजेंट करे? मास ऑफ द एलिमेंट. सो विल राइट if df is the gravitational force on element of mass dm. सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? g. किस मास की वजह से लग रहा था? m की वजह से. कितने मास पे लग रहे हैं? रॉड के dm मास पे. और जो दो पॉइंट मासेस आगे, पिंक कलर वाला पॉइंट मास और ग्रीन कलर वाला पॉइंट मास, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया है? x. सो इट विल बी गिवन बाय डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. अब ये जो आपके पास फोर्स जो आया है ये किस पे आया है? एलिमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स. लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना था? टोटल फोर्स. सो टोटल फोर्स ऑन पॉइंट मास m ड्यू टू रॉड. अब जितना फोर्स तुम्हारे पॉइंट मास ने एलिमेंट के ऊपर लगाया होगा उतना ही फोर्स तुम्हारे एलिमेंट ने पॉइंट मास के ऊपर भी लगाया होगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो जो आपने ऊपर फोर्स df कैलकुलेट किए वो फोर्स अगर हमारे मास ने इस एलिमेंटल मास के ऊपर लगाया ग्रीन वाले मास के ऊपर, तो ग्रीन वाले मास ने भी इस पिंक वाले मास के ऊपर उतना ही फोर्स लगाया होगा. ठीक है. सो द टोटल फोर्स ऑन द मास m ड्यू टू रॉड f will be given by integral df which will be given by integration of g m dm upon r square. और यहाँ पे ये बताओ, सॉरी नॉट r square, डिवाइडेड बाय x square. और यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है x, उसकी मिनिमम कितनी पॉसिबल वैल्यू है? x जो मेरा x है वो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं? दिस x कैन फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस डिस्टेंस r और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है ये मास? यही x यहाँ से लेके पूरी लेंथ ऑफ द रॉड तक. सो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये r प्लस एल. मिनिमम क्या होगा? r और मैक्सिमम क्या होगा? r प्लस एल. सो हमारी इंटीग्रेशन लिमिट क्या होंगी? r से लेके r प्लस एल. अब इसको इंटीग्रेट करो. सो फोर्स f कितना आएगा? कैपिटल जी इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, स्मॉल मास m इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा. और dm के अगर हम देखें
सो डीएम में लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, लैम्डा इज बेसिकली कैपिटल एम बाय एल, और आपका इंटीग्रेशन किसका बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर फ्रॉम आर टू आर प्लस एल। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा जी एम कैपिटल एम बाय एल इंटू -1/x, और इसमें लिमिट पुट करेंगे r से लेके r प्लस एल तक की। सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा जी एम कैपिटल एम बाय एल इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस एल। समझ में आया? तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा स्मॉल मास m है और रॉड है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया, और डायरेक्शन में कैसे बताऊंगा, खुद से क्या बोलूंगा कि सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए रॉड ने स्मॉल मास m को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, या सिमिलरली स्मॉल मास m ने रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। और अट्रैक्ट करने की डायरेक्शन क्या होगी, लाइन जॉइनिंग द टू मासेस, लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। इट मीन्स कि जो आपका अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा दोनों मासेस के ऊपर, वो इस येलो वाली लाइन के अलोंग लगेगा। समझ में आई बात? वो इस येलो वाली लाइन के अलोंग लगेगा दोनों मासेस के ऊपर। और डायरेक्शन भी अगर वो आपसे दोबारा पूछे तो डायरेक्शन आप क्या ड्रॉ करोगे, जो आपकी रॉड है उसने मास m को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड राइट हैंड साइड, और स्मॉल मास m ने रॉड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, सो रॉड के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो हमने नीचे एक्सप्रेशन में कैलकुलेट किया, इतना। समझ में आई बात? पक्का? So now let us see the vector representation of the gravitational force. Vector representation of the gravitational force. जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स इन जनरल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो हमने देखा कितना आता है, वो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, फोर्स कितना आया था, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लेके जाऊं, फोर्स के ऊपर क्या लगाऊंगा, वेक्टर का साइन, और मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन लिखूंगा, और डायरेक्शन को क्या लिखा, आर कैप। डायरेक्शन को क्या लिखा, आर कैप। जहां पे आर कैप क्या होगा, आर कैप विल बी इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। और डिनोमिनेटर में जो हमने आर स्क्वायर जो लिखा है, वो बेसिकली आपने क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मास m1 और m2 के बीच में हमारा लाइन जॉइनिंग जो है दोनों मासेस के बीच की, वो ये ब्लू वाली डॉटेड लाइन है, ब्लू वाली डॉटेड लाइन है। व्हाट इज द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय m1 ड्यू टू m2। फोर्स इधर देखो, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। आप बोलोगे कि m2 ने m1 को अपनी तरफ क्या किए, अट्रैक्ट किए। m2 ने m1 को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, टुवर्ड राइट हैंड साइड। इस फोर्स को अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस फोर्स को मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहां पे हम वेक्टर जो बनाएंगे, किसने किसके ऊपर फोर्स लगाया, 2 ने 1 की तरफ फोर्स लगाया। तो जो मेरा आर वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा 2 से 1 की तरफ, एंड दिस विल बी रिटन एज R12 वेक्टर। समझ में आया? इसको हम क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर। सो आपका फोर्स वेक्टर जो आया वो R12 वेक्टर से क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है। फोर्स वेक्टर R12 वेक्टर से ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है ना। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन द वेक्टर फॉर्म विल बी गिवन बाय G m1 m2 अपॉन R21 वेक्टर, सॉरी R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप। लेकिन डायरेक्शन क्या आई थी, ऑपोजिट, इसलिए आप अपने से क्या लगाओगे, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दोगे। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द R12 कैप। समझ में आई बात? पक्का? और यहाँ पे R12 कैप क्या होगा, R12 कैप विल बी इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का मॉड। इसकी वैल्यू को दोबारा पुट करो, तो आपके पास जो फोर्स आएगा 1 पे 2 की वजह से इन द वेक्टर फॉर्म, इट विल बी गिवन बाय माइनस G m1 m2 इंटू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर के मॉड का क्यूब। समझ में आया?
पक्का? अच्छा, अब जो मैंने फोर्स निकाला था ऊपर वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, ये किसकी वजह से और किसके ऊपर निकाले? दिस वॉज द फोर्स विच वॉज एक्सपीरियंस बाय वन ड्यू टू टू. This was the force which was experienced by one due to two. Now similarly, if I will say, if I want to calculate the force on two due to one, ठीक है, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. तो अब ये बताओ उस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? सबसे पहली बात, वन ने टू के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया होगा? अपनी तरफ लगाया होगा. सो टू पे जो फोर्स जो लगा किसकी वजह से? वन की वजह से. उसकी डायरेक्शन क्या आई? F12 के ऑपोजिट. और वन ने टू के ऊपर अगर फोर्स लगाया है तो उसके लिए आप R21 वेक्टर जो डिफाइन करोगे वो वन से टू की तरफ होगा, जहां पे आपके वेक्टर का टेल कहां पे होगा? वन पे, और हेड कहां पे होगा? टू पर. ठीक है, अब बताओ यहां पे अगर आप फोर्स 21 वेक्टर अगर लिखोगे, अगर मैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन अगर लिखता हूं तो ये क्या होगा? G(m1 m2) अपॉन R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर. ये तो था मैग्नीट्यूड, और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया? इसके डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर से. सो R21 कैप से आपने इसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया. अगेन R21 कैप किसके बराबर रहेगा? R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मॉड. एंड सिंस इन दिस केस ऑल्सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1 इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द रेडियस, टू दैट ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर. तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक अपनी तरफ से नेगेटिव साइन और इंट्रोड्यूस करेंगे टू शो दैट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर. इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? देखो, you will write force on 2 due to 1 in the vector form is equal to minus of G m1 m2 divided by R21 वेक्टर के मॉड का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R21 वेक्टर. ठीक है, सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी हमें मिल गया और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी मिल गया. यहां से एक चीज और देखो, एक चीज और क्या देखो, दोनों डायग्राम को मैं दोबारा आपके लिए नीचे ड्रॉ कर रहा हूं. ये वाला जो आपके पास डायग्राम जो आया, इस डायग्राम में हमने क्या लिखा है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. और जो दूसरा वाला जो डायग्राम जो है, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. दोनों में कंपेयर करो. अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहां से एक चीज साफ साफ है. क्या चीज? कि R12 वेक्टर की जो डायरेक्शन जो है और R21 वेक्टर की डायरेक्शन जो है, ये क्या है? आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपका फोर्स 1 पे जो लगा 2 की वजह से इन द वेक्टर फॉर्म इट इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सबसे पहला एक कंक्लूजन तो हमारे पास ये आया. दूसरा, अगर मैं दोनों डायग्राम्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाऊं, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ या ना? तो ओवरलैप करने में अगर आप देखो तो दोनों R12 वेक्टर का मॉड्यूलस और R21 वेक्टर का मॉड्यूलस दोनों क्या आएंगे? इक्वल. दोनों इक्वल भी आएंगे ना, हाँ या ना? तो यहां से एक चीज आप और क्या बोलोगे कि R12 वेक्टर का डिस्टेंस या इसका मैग्नीट्यूड R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जिसकी वजह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसका मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा. इट मीन्स दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है. येलो कलर से जो लिखा है ये तो हमें क्या बता रही है? कि इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है. और पिंक कलर में जो नेगेटिव साइन जो है ये क्या बता रही है? कि डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. जिसने हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कर दिया? वैलिडेट कर दिया. ठीक है, सो इन जनरल जो आप एक्सप्रेशन जो लिखोगे वेक्टर फॉर्म का, वो क्या लिखोगे? दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस G m1 m2 अपॉन R वेक्टर के मॉड का क्यूब इंटू R वेक्टर. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर हमने देखा तो फोर्स आपके डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है वेक्टर फॉर्म में, जबकि असल में ये वेक्टर फॉर्म डिराइव्ड फॉर्म थी और एक्चुअल फॉर्म आपकी क्या थी फोर्स वेक्टर की? इट वाज माइनस G m1 m2 अपॉन
आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू आर कैप. ठीक है, दिस वॉज द एक्चुअल फॉर्म विच शोज दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू गिवन मासेस. ठीक है, या तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लो और फिर अलग से डायरेक्शन बोल दो. और डायरेक्शन क्या बोलोगे? अट्रैक्टिव नेचर की. ठीक है, आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? व्हेन देयर आर मोर देन टू मासेस, when there are more than two masses in a system, then gravitational force on any mass can be obtained by vector sum of all individual forces acting on the mass due to all other masses of system. So read करो एक बार दोबारा पूरा. When there are more than two masses in a system, then gravitational force on any mass can be obtained by vector sum of all individual forces acting on the mass due to all other masses of the system. मतलब डायग्राम में समझो, आपको नेट फोर्स निकालना था एम नॉट के ऊपर. नेट फोर्स कौन से मास के ऊपर निकालने? एम नॉट के ऊपर. सो लेट अस राइट साइमल्टेनियसली. नेट कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम नॉट इज, जब हम ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अब आपके सिस्टम में कौन कौन से मासेज हैं? एम नॉट भी है, M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है और इस टाइप के बहुत सारे मासेज होंगे. सो हमने क्या माना सबसे पहले कि M2 और M3 सिस्टम में नहीं है. सिर्फ और सिर्फ क्या है? M1 और M0. सिर्फ और सिर्फ क्या है? M1 और M0. M1 से M0 का डिस्टेंस जो है वो क्या है? R1 वेक्टर. सो वो R1 वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा? M1 से M0 की लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, और M1 की तरफ दिस वन विल बी योर R1 वेक्टर, दिस वन विल बी योर R1 वेक्टर. और आप बोलोगे कि मास M0 पे M1 की वजह से फोर्स जो लगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा. तो वो लिख दिया F1, F01. 01 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 इन द वेक्टर. सो नेट फोर्स में सबसे पहला फोर्स क्या लिखा? फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 इन द वेक्टर फॉर्म. ठीक है, ठीक है. फिर हम बोलेंगे कि हम अगले मास को कंसिडर कर रहे हैं. अगला मास कौन सा है आपका? M2. सो जब आप अगले मास M2 को कंसिडर करोगे तो आप बाकी सारे मासेस को भूल जाओगे और सिर्फ कौन सा मास रखोगे अपने सिस्टम में? M2 का. फिर आप बोलोगे M2 की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लगा वो फोर्स इसकी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगा होगा. वो फोर्स कहाँ लगा होगा? इसकी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग. तो आपने लाइन को ज्वाइन कर दिया. फिर आप बोलोगे लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जो आपका वेक्टर जो बनेगा, डिस्टेंस वेक्टर, वो कहाँ पे बनेगा? मास M2 ने M0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. ठीक है. सो इसका रेडियस वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? सॉरी, मैंने ऊपर भी रेडियस वेक्टर आपको गलत बोल दिया. रेडियस वेक्टर होगा M1 से, ऊपर वाले केस में M1 का रेडियस वेक्टर कहाँ होगा? M1 से M0 की तरफ. ठीक है. सिमिलरली मास M2 का रेडियस वेक्टर कहाँ होगा? M2 से M0 की तरफ तो आएगा आपका रेडियस वेक्टर R2 वेक्टर, जिसकी वजह से M0 के ऊपर जो फोर्स जो लगा वो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा और अट्रैक्टिव नेचर का होगा. सो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस डायरेक्शन में. और उस फोर्स को हम क्या लिखेंगे? F, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2 इन द वेक्टर. समझ में आया? तो हमने अपने नेट फोर्स के अंदर एक दूसरा फोर्स एडअप कर दिया और हमने उस फोर्स को क्या लिखा? फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2 इन द वेक्टर फॉर्म. ठीक है. सिमिलरली तीसरा मास देखो. तीसरा मास कौन सा है? M3.
सो हम बोलेंगे M3 M0 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कि डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग। सो M0 के ऊपर जो फोर्स जो लगेगा वो इसकी लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग लगेगा। दिस इज द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय 0 ड्यू टू 3 इन द वेक्टर फॉर्म। और रेडियस वेक्टर कहाँ से बनते हैं, जिस मास के ऊपर फोर्स लगाया, कौन से मास ने, M3 ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, M0 के ऊपर। सो वो रेडियस वेक्टर कहाँ पे बनेगा, ये वाला। सो आपके पास R03 वेक्टर आ गया, हाँ या ना। इसको भी आप एडअप कर दो, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। और इस टाइप से आपके सिस्टम में जितने मासेस होंगे सभी मासेस को आप क्या करते जाओगे, एडअप करते जाओगे। सभी मासेस को क्या करते जाओगे, एडअप करते जाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। सो इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप नेट फोर्स को क्या लिख सकते हो, देखो, नेट फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म विल बी गिवन बाय G M1 M2 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस G, सॉरी नॉट M1 M2, इट विल बी M0 M1 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम R01। सिमिलरली दूसरा फोर्स कितना आएगा, G M0 M2 डिवाइडेड बाय R02 स्क्वायर इंटू R02 कैप, एंड द थर्ड टर्म विल बी G M0 M3 डिवाइडेड बाय R03 का स्क्वायर इंटू R03 कैप। समझ में आया, ये आपको मिलेगा नेट फोर्स। ठीक है।